हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 2 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा और वहीं पर डेली की करंट अफेयर की आंसर की आपको मिल जाती है स्टैटिक जीके के साथ। अब आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले बात करेंगे हम लोग कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वास्को डगामा जब भारत आया था तो भारत के कौन से शासक थे जिन्होंने वास्को डगामा का स्वागत किया था। तो उस टाइम पर केरल के तट से वास्को डगामा भारत आया था और केरल के राजा हुआ करते थे जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डगामा का स्वागत किया था। आपको पता है, एक ये मिथ है और कई बार एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। सेम उसी तरीके से एक गलत धारणा चली आ रही है, जैसे कि सालों से आप देख रहे थे कि किताबों में लिखा हुआ था कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बट बाद में आरटीआई के बाद अभी कुछ टाइम पहले ही पता लगा कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। उसी तरीके से किताबों में ये गलत धारणा चली आ रही है लिखी हुई कि जब वास्को डगामा भारत आया था तो ये अपने साथ काली मिर्च लेकर आया था। दरअसल ऐसा है नहीं, क्योंकि भारत का जो केरल वाला हिस्सा है, यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ियाँ हैं और पहले से ही यहाँ पर मसालों की खेती हुआ करती थी। बल्कि उल्टा है, जब वास्को डगामा यहाँ पर भारत आया, तो राजा जमोरिन ने वास्को डगामा का स्वागत किया और उसके बाद जमोरिन को यहाँ पर वास्को डगामा को जाते हुए राजा जमोरिन ने यहाँ के मसाले दिए और उनमें से जो मेन मसाला था, वो था ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और इस ब्लैक पेपर को ले जाकर वास्को डगामा ने वहां पर पुर्तगाल में 60 गुना ज्यादा दामों में बेचा। उसके बाद पुर्तगालियों को इसके बारे में पता लगा और फिर वास्को ड गामा 1502 में दोबारा आया कई सारे व्यापारियों के साथ और यहाँ पर आकर फिर पुर्तगालियों ने अपना व्यापार जमाया। ये है पूरी कहानी उस टाइम की। तो पहले 1498 में वास्को ड गामा भारत आया था, फिर दोबारा में 1502 में आया था। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस बार तीसरा संस्करण इसका आयोजित किया गया। पूरे दुनिया भर के 44 देशों से 59 पार्टिसिपेंट्स ने आकर यहाँ पर हिस्सा लिया। ये जो 59 लोग आए थे, कहीं ना कहीं ये पुलिस से जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट थे। इस पूरे इवेंट को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो ध्यान रखना, इसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी शुरुआत 25 जनवरी को हो गई थी और आज इसका समापन हो रहा है, मतलब 2 फरवरी को इसका समापन हो रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है इस मीटिंग का या प्रोग्राम का, आप बोल सकते हो, कि ये जो 44 देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, वो सब आपस में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को शेयर करें, आपस में सहमति जताएं। जैसे कि कोई डिफॉल्टर है या कोई क्रिमिनल है जो कि एक देश में अपराध करके दूसरे देश अगर भाग जाता है, तो ऐसे में वो देश जहां पर वो जाकर शरण ले रहा है, वहां की सरकार और इंटरपोल अगर कॉपरेट करेगी तो चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी इंटरपोल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में करी गई थी। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया और ये शहर वियना था जहां पर इसकी स्थापना करी गई थी। बाकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन। लियोन कहाँ पड़ता है, ये फ्रांस में पड़ता है। और इस टाइम पे इंटरपोल के जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये टोटल पूरे दुनिया में 195 हैं। इंटरपोल के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, ये है अहमद नासिर अल रईसी। क्या नाम है, अहमद नासिर अल रईसी। अगला क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने जो प्रवासी हैं यहाँ के, इनके लिए पहला सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। जो माइग्रेंट्स हैं, जो ऐसे इस राज्य के लोग जो कि कहीं और काम के लिए गए हुए थे लेकिन अब राज्य में वापस लौट आए हैं, तो ये है झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। कोविड पेंडेमिक के दौरान आपको पता है, झारखंड वासी टोटल 8.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि वापस झारखंड में लौट कर आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं मेट्रो सिटीज में जाकर काम के लिए बसे हुए थे। अब ये जो 8.5 लाख लोग हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं सरकार को योजनाएं लॉन्च करनी है, इनके लिए रोजगार के संसाधन तैयार करने हैं, जिसके लिए ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। अगर टोटल बात करें तो झारखंड के अंदर 24 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्वे हुआ और
11,000 घरों में जा जाकर करीब इसको समापन किया गया। और इस टाइम पे झारखंड में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बाइस। कौन है? रमेश बाइस। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, दरअसल इनका नाम है पैत्र पैवेल। क्या नाम है? पैत्र पैवेल। अभी हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किए गए हैं? ये इस देश में रिटायर्ड आर्मी जनरल भी थे और अब ये राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किए गए हैं। तो ये चेक रिपब्लिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं चेक गणराज्य, इसके अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने, इनके अगेंस्ट जो खड़ी थी वो एक बिलेनियर बिजनेस विमेन है जिनका नाम है एंड्रेस बेबिस। यहां पर मैं लिख देता हूं, एंड्रेस बेबिस। इनके अगेंस्ट ये खड़ी थी और एंड्रेस बेबिस को इन्होंने हराया है। बेबिस को यहाँ पर 42.8% वोट मिले। और जो ये पैत्र पैटेल है, इनको वोट मिले हैं 58.2%। चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग। इसको क्या बोलते हैं? प्राग। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है इसको बोलते हैं कोरूना। KORUNA, कोरूना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल किसने अपने नाम कर लिया है? तो ही इज द वन एंड ओनली नोवाक जोकोविक। सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक। और एक बार और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम कर लिया है। इन्होंने फाइनल में स्टेफोनस सिस्सीपास को हराया है। नोवाक जोकोविक पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीत रहे हैं। आपको पता है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 10वीं बार अपने पूरे करियर में जीता है। और इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी भी कर ली है। राफेल नडाल अभी तक इकलौते ऐसे पुरुष खिलाड़ी थे टेनिस जगत में जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते थे। और नोवाक जोकोविक 21 ग्रैंड स्लैम जीत के दूसरे नंबर पर थे। लेकिन इस टाइटल के साथ नोवाक जोकोविक ने भी इनकी बराबरी कर ली है। दोनों के पास इस टाइम पे टोटल 22 टाइटल है। नोवाक जोकोविक के 22 टाइटल में से 10 तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। इसके बाद इन्होंने 7 बार विंबलडन जीता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 3 बार इन्होंने यूएस ओपन जीता है और 2 बार इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन। तो टोटल अगर देख लो तो 10, 7, 17, 3, 20, 2, 22, 22 टाइटल नोवाक जोकोविक के भी अब हो गए हैं। पिछले साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये राफेल नडाल ने जीता था। इस साल नोवाक जीते हैं। पिछले साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल नोवाक जोकोविक खेल भी नहीं पाए थे। उसका कारण था कोविड पैंडेमिक के नॉर्म्स को ये पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इन्हें। क्या आप बता सकते हो 2022 का कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है नोवाक जोकोविक ने? इन्होंने 2022 में विंबलडन जीता है। कौन सा? विंबलडन। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल इस बार किसने जीता है, तो इस बार आरेना सेबेलेंस्की ने जीता है। किसने? आरेना सेबेलेंस्की, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हम सभी को पता है उड़ीसा में अभी हाल ही में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा था। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में फाइनल अभी हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप का किसने जीता है? तो इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप जीता है जर्मनी ने। फाइनल में जर्मनी ने किसको हराया? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बेल्जियम को डिफीट किया है जर्मनी ने फाइनल में। इस बार का जो फाइनल है यह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया है। क्या जर्मनी पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है? आंसर है नो। जर्मनी टोटल 3 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुका है। पहली बार साल 2002 में, उसके बाद 2006 में जीत चुके हैं और अब 2023 का वर्ल्ड कप इन्होंने जीत लिया है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि आज तक ये कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज तक सबसे ज्यादा बार 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स। क्या आप बता सकते हो जर्मनी में अभी कुछ टाइम पहले नए चांसलर कौन बने थे? चलिए मैं ही बता देता हूँ। जर्मनी के नए चांसलर अभी 2022 में ही बने हैं, ओलाफ स्कूल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कूल्स। और इनसे पहले कौन थी? एंजेला मर्केल थी। इन्होंने एंजेला मर्केल को सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, पहली G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है, इसकी अध्यक्षता कौन सा शहर इस बार कर रहा है? इस बार ये मीटिंग
30 से लेकर 31 जनवरी तक कहाँ पर आयोजित करी गई? तो अभी हाल ही में ये मीटिंग चंडीगढ़ में आयोजित की गई और इसको लीड किया गया या आप बोल सकते हो इनॉग्रेट किया गया फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो G20 ग्रुप के जो नेशंस हैं वो आपस में सहमति जताएं एग्रीकल्चर को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर, ये सारी चीजें। G20 की स्थापना कब करी गई थी? 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये ग्रुप बेसिकली 19 देशों और साथ में यूरोपियन यूनियन का समूह है। अभी हाल ही में एनसीसी तो आपको पता ही है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके 75 वर्ष स्थापना के पूरे हो गए। तो इस उपलक्ष्य में किसके द्वारा 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है और ये कोमेमोरेटिव कॉइन है, ध्यान रखिएगा। कोमेमोरेटिव कॉइन का मतलब ये होता है कि ये मार्केट में चलने वाले सिक्के नहीं होते हैं, केवल मेमोरी बेसिस पर लॉन्च किए जाते हैं, इसीलिए इनको स्मारक सिक्का बोला जाता है। तो ये 75 रुपी कॉइन लॉन्च किया गया है। आपको पता है एनसीसी की स्थापना 1948 में करी गई थी और इस टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है गुरबीर पाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एनसीसी केवल भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक ऐसी संस्था है जहां पर यूथ जो है वो यूनिफॉर्म्ड रहते हैं और इतने बड़े स्तर पर पूरे दुनिया में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जैसी एनसीसी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये हमारी कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है और इस कैंपेन का नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो इसको योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूपी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है समझिए। ये जो अभियान है इसको 3 फेज में लॉन्च किया जाएगा धीमे-धीमे करके। पहले फेज में क्या होगा कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और दूसरे और तीसरे फेज में जो बालिकाएं हैं इनको स्कूल में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ऐसी बालिकाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी जिनके घर की स्थिति इस लायक नहीं है कि उन्हें बेहतर शिक्षा दी जा सके या फिर आगे चल के हायर एजुकेशन दी जा सके। तो ऐसी बालिकाओं को स्कूल में अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी समग्र शिक्षा अभियान के तहत। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन की ट्रेनिंग हो गई, कैसे जीडी में पार्टिसिपेट लें। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी, साथ में सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग, हर तरीके की प्रॉपर ट्रेनिंग, एक अलग ही तरीके का सर्कुलर इसमें जारी किया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस भी है, ध्यान रखिएगा, कथक। टोटल 8 क्लासिकल डांस में से एक यूपी का भी है जिसको बोलते हैं कथक। इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में गवर्नर कौन है? ये है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। अभी कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश एक और वजह से न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पर एक नया टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या बोलते हैं? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है चित्रकूट में। चित्रकूट। अगला क्वेश्चन है, 30वां संस्करण नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का कौन से शहर में अभी हाल ही में आयोजित किया गया? तो इस बार चाइल्ड साइंस कांग्रेस का 30वां संस्करण अहमदाबाद में आयोजित किया गया। नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इस कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस आप बोल सकते हो, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में जो बच्चे हैं, जो एक नई जनरेशन आ रही है, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट जागृत हो। आने वाले टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप पर वो ज़्यादा ध्यान दें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वो ज़्यादा ध्यान दें। इस वजह से ये कांग्रेस आयोजित करी जाती है। इसमें पूरे भारत भर के 850 बच्चों ने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है, एफआईए जिसको बोलते हैं फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन, इनकी एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी करी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर ये कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि पूरे दुनिया में आप बोल सकते हो सबसे बेहतर कारोबार किया है पिछले सत्र में इस स्टॉक एक्सचेंज ने। तो इनकी इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे बेहतर कारोबार करने वाला है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई की स्थापना 1992 में करी गई थी, 1992 में। एनएसई के इस टाइम पे सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान। और एनएसई कहाँ पर है? यह है मुंबई में। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखिएगा। और एनएसई पहली बार नहीं ऐसे उभर कर आ रहा है,
एनएसई लगातार चौथा साल है ये जब शीर्ष स्थान हासिल कर रहा है, टॉप पर है एनएसई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं एयर मार्शल एपी सिंह। एयर मार्शल एपी सिंह, अमनप्रीत सिंह, ये अब नए वाइस चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स के। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने जगह ली है एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह इन्होंने ली है। एयरफोर्स की स्थापना 1932 में करी गई थी, 8 अक्टूबर के दिन, और इसी दिन भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। अमनप्रीत सिंह जो हैं, इनको अपने करियर में अभी तक 4900 आवर्स से भी ज़्यादा का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। इतना ही नहीं, 1984 में ये कमीशन हुए थे इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट स्ट्रीम के अंदर। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो काफ़ी घनिष्ठ एक्सपीरियंस पायलट हैं और अधिकारी हैं। अब ये संभालेंगे वायुसेना के अंदर वाइस चीफ की कमान। इसरो इस साल जून और जुलाई के महीने में संभवतः कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोच रहा है? इसरो इज प्लानिंग फॉर आदित्य एल1। ध्यान रखिएगा, इस साल जून या जुलाई के महीने में इसरो के द्वारा आदित्य एल1 ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये सूर्य के कोरोना की स्टडी करेगा, मतलब सन जो है ना उसके बाहरी आवरण को स्टडी करेगा। इतना ही नहीं, एटमॉस्फेयर में मौजूद फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर लेयर्स को भी ये एक्सपीरियंस करेगा, और जिससे हमें पता लगेगा सोलर एक्टिविटीज के बारे में। आदित्य एल1 के बाद इसरो का एक और मिशन है जो कि आने वाले टाइम में मोस्ट मोस्ट अवेटेड होने वाला है, जिसका सबको इंतजार है, ये है गगनयान। गगनयान मिशन, ठीक है। और उसके बाद एक और लगा हुआ है वीनस के लिए मिशन, जिसको बोलते हैं शुक्रयान मिशन, ठीक है। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इसरो का हेडक्वार्टर तो बैंगलोर है। अभी कुछ टाइम पहले इसके नए चीफ कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। इन्होंने डॉक्टर के सिवान को सक्सीड किया था पिछले साल। अभी हाल ही में वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे कौन से दिन मनाया गया? उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस। तो ये दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, 2 दिन पहले इसको मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि ऐसी बीमारियां जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज हैं, ठीक है, ये बीमारियां कैसे होती हैं उनसे आप अवेयर रहें। ये बीमारियां जो हैं ये जीवाणु, विषाणु किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां सिर्फ इंसानों को ही लगती हैं, ये दूसरे मैमल्स को भी लग सकती हैं, जानवरों को भी लग सकती हैं, पेड़ पौधों में भी ये बीमारियां लग सकती हैं। तो इनसे अवेयरनेस रहे। आप अपने हैंड और जो फीट हैं, अगर कहीं आप बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें आप प्रॉपर सैनिटाइज करके रखें। यही सबसे बेहतर वे है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा दिन है जिस दिन अभी हाल ही में बापू की पुण्यतिथि ऑब्जर्व करी गई? या आप बोल सकते हो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि ऑब्जर्व करी गई। तो ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को शाम के टाइम पर नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, मतलब मार्टियर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और इसके अलावा 23 मार्च को भी मार्टियर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, इसको भी शहीद दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था। तो फिलहाल आज की बात यहीं तक रहेगी। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आज का मेरा सवाल ये है कि आपको बताना है इन चारों में से ये कौन सा बांध है या ये कौन सा डैम है जो कि सतलज नदी के ऊपर स्थित है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। ये बैच कल स्टार्ट नहीं हो पाया था टेक्निकल इशू होने की वजह से, इसलिए इस बैच को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह 9 बजे एग्जाम इंजन पे, 9 AM। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट लिंक। इसके लिए आपको सिर्फ 201 रुपी पे करना है, जिसमें से 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मैं आपको कवर कराऊंगा सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए। आपको पता है मेरा क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा होता है, आपको डेफिनेटली यहाँ से फायदा देखने को मिलेगा। कंपाइल्ड क्वेश्चन है सारे मेरे द्वारा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल फिर सुबह 4 बजे यहीं पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय हो।